मैं पहली बार हमारी मुलाकात नेताजी ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से कराई थी। नेताजी जीन्स की पैंट, कटराई की शर्ट, स्पोर्ट्स बढ़िया पहने हुए कहीं से आए थे और नेताजी ने बाहर खड़े थे, पोलिटिको में ही मैं भी था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का घर का नाम टीपू था। अध्यक्ष जी, नेताजी अध्यक्ष जी को उस समय उसी नाम से बुलाते थे। बुलाया और उन्होंने कहा कि पवन पांडे है, हमारी पार्टी का युवा जुझारू नेता है, साथी हमारा, हमसे मिलवाया। पहली बार हमारी 10 बार 15 बार ये घटना हो गई। तो नेताजी ने एक बार मुझसे पूछ लिया कि तुम ये बताओ तुम जान कैसे आते हो मैं आया हूं दांत दिखाने। तो मैंने कहा नेताजी ये मेरा प्यार और समर्पण, ये बताऊंगा नहीं आपको। फिर नेताजी ने मुझको मेरे एक कागज निकाला और कहा तुम्हारा नाम और पूरा एड्रेस लिखो। तो मैंने नाम, हॉस्टल नंबर, कमरा नंबर 34, आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास, ये नंबर सब लिख कर दिया। और दूसरे दिन मेरे पास चिट्ठी आई। तो अखिलेश जी ने एक मजबूत विपक्ष का जो फर्ज है उसे निभाया। आपको क्या चाहिए था कि जिन चीजों की हम आवाज उठाते थे आप उसकी जांच कराते, अपने अधिकारियों से कहते उसको ठीक करो जनहित में। समाजवाद के जनक डॉक्टर लोहिया ने हमेशा कहा है कि समाज में जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव जी बार बार जाति जनगणना की बात करते हैं। ये विरोधाभास कैसे आ गया? योगी जी को एक ट्रेनिंग दिलानी चाहिए अपने अधिकारियों को घूस मांगने की। हाँ, अभी देखिए कितना बड़ा एक घूसखोर अधिकारी पकड़ा गया। भास्कर की एक 2016 की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसने अखिलेश यादव सरकार की 4 साल की रिपोर्टिंग की थी। तो बता रहा था कि लखनऊ में, पूरे यूपी में तकरीबन 7,526 घटनाएं डेली हो रही हैं। अगर इसको 365 दिन से गुणा कर दिया जाए तो मेरा सवाल मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल ये था कि अपराध की घटनाएं जब अखिलेश सरकार में या योगी सरकार दोनों में हो रही है तो जनता तो कंफ्यूज हो किसको। देखिए मैं बता दूं, जो निर्वाचन आयोग की निगरानी में हमने शादी किया था, सारे चैनल बड़े बड़े लगे थे, सब टीवी पे दिखा रहे थे, तो हमें तो अच्छा लग रहा था, हमारा फिल्म प्रचार हो रहा था। हमारे पास पैसा नहीं था, जितना सारे चैनल और अखबारों ने छापा, भाई सारे चैनल और अखबार, हम कौन, हम गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी। ठीक, हमने सुषमा स्वराज जी को सुना है, हमें सुषमा स्वराज जी का भाषण अच्छा लगता था और हमने अटल जी को भी सुना है। राजू दास से आपको दिक्कत क्या है? किसी खानसामा के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मिल्कीपुर चुनाव क्या था? मिल्कीपुर चुनाव में डकैती पड़ी वोटों की। हमारे शो के खास मेहमान हैं पूर्व मंत्री और अयोध्या से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक तेज नारायण पांडे, जो अयोध्या में राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। साथ ही वे अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। आइए जानते हैं उनका एक संक्षिप्त परिचय। तेज नारायण पांडे ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से की, जहां इन्होंने उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। 2012 के विधानसभा चुनाव में अयोध्या से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लल्लू सिंह को हराया। अखिलेश यादव की सरकार में मनोरंजन का राज्य मंत्री और वन राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। आप युवाओं के बीच अच्छी खासी लोकप्रियता रखते हैं, साथ ही आप जनता से जुड़े हुए मुद्दों को बड़ी बेबाकी के साथ उठाते रहते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आपके नाम से ही करते हैं, तेज नारायण पांडे। सुना है कि जैसा नाम वैसा काम, तो क्या आपके नाम का प्रभाव आप पर है? आपके नेचर को देखते हुए आपका नाम रखा गया? पिताजी ने ऐसा रखा? मेरे बाबा जी का नाम था स्वर्गीय वासुदेव नारायण, तो हमारे बाबा जी ने मेरा नाम रखा था। और हमारी माता जी ने घर में प्यार से बुलाने के लिए पवन, तो दोनों नाम चलता रहता है, तेज नारायण पांडे भी और पवन भी। अच्छा, हम लोग आपका प्रोफाइल देख रहे थे तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखा हम लोगों ने। आपके पिताजी का सरनेम और आपका सरनेम, उनका नाम राजभूषण शर्मा और आप पांडे लिखते हैं। तो हम लोग पांडे हैं और हमारे बाबा जी देश की आजादी की लड़ाई में लड़े थे, तो उनको उस समय लोगों ने शर्मा की उपाधि दी थी। उन्हें शर्मा की उपाधि से सुशोभित किया गया था, तो इसलिए लोगों ने शर्मा लिखना शुरू किया था जी। तो उस समय उनको शर्मा की उपाधि से सुशोभित किया गया था। जैसे हमारे बड़े बाबा जी थे, वो लिखते थे स्वर्गीय रामभरण शर्मा, तो इसीलिए। लेकिन हम लोग पांडे हैं, सावर्ण गोत्र, 4 पानी पांडे हैं। अच्छा, नाम से याद आया, आपके बेटे का नाम बड़ा यूनिक है, शत्रुंजय। ये कहाँ से लिया आपने? ये हमारे अयोध्या के ही एक हैं गुरुजी, जिन्होंने हमको बताया। हमने उनसे कहा गुरुजी हमें कोई बजरंगबली का अच्छा सा नाम बताइए अपने पुत्र के रखने के लिए। तो गुरुजी ने जो है उसको तलाशा, ढूंढा और हमें 2-3 नाम बताए थे। तो उसमें हमें सबसे अच्छा नाम लगा शत्रुंजय।
काफी यूनिक। तो हमने, जैसे हमारा नाम तेज नारायण पांडे, हमने उसका नाम रख दिया शत्रुंजय नारायण पांडे। अच्छा, तो राजनीति में आप शुरू से आना चाहते थे? या राजनीति बचपन से राजनीति को देखा मैंने। अच्छा। हमारे मामा आदरणीय जयशंकर पांडे जी अयोध्या के विधायक थे, पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, तो उनके माध्यम से राजनीति को बहुत करीब से देखने का अवसर मिला। जब मैं 6 पास करके 6 में गया एसएसबी इंटर कॉलेज में, तो मुझे वो घटना अच्छी तरह से याद है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे और वो मुख्य अतिथि के रूप में एसएसबी इंटर कॉलेज आए थे। मेरे अंदर एक बहुत बड़ा उत्साह था उस समय कि कोई कैबिनेट मंत्री हमारे विद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में आ रहा, और मैंने देखा बहुत पुलिस और अधिकारी, सब डीएम एसएसपी सारे अधिकारी सब विद्यालय में मौजूद थे। मेरे परिवार के लोग तो चाहते थे मैं पढ़ लिख के अधिकारी बनूं। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं कि मेरे पिताजी मेरी माताजी सब चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर कोई अधिकारी ही बनूं। लेकिन वो घटना 8th या 9th की होगी मुझे लगता है। राजनाथ सिंह जी आए और मैंने देखा जब उनका काफिला आया तो जिले के जितने बड़े अधिकारी थे वो सब उनके एम्बेसडर का गेट खोल रहे थे, पीछे टहल रहे थे, उनको सलामी दी गई जो एक प्रोटोकॉल होता है। मुझे लगा कि अगर राजनीति में होने पर, मंत्री बनने पर ये अधिकारी यही करेंगे, तो मुझे उस दिन मेरे मन में ये बात आ गई और मेरे मन में बस भी गई कि जो है यही करना चाहिए। अब ये बनने में ज्यादा फायदा है, जिसके लिए लोग बता रहे हैं, तो जब अधिकारी यही करेंगे तो जो है मैं क्यों ना बन जाऊं। और आदरणीय जयशंकर पांडे जी के माध्यम से मुझे आदरणीय नेताजी को कई बार सुनने का अवसर मिला। आपके मामा जी, जब नेताजी एयरपोर्ट पे बहुत बड़ी सभा हुई थी हवाई पट्टी पर, मैं तब भी गया था, छोटा था, तो मैंने बहुत उनको सुना था। तो बचपन से मुझे इस बात को कहते हुए गर्व भी होता, खुशी भी होती है कि मुझे हमेशा नेताजी ने प्रभावित किया, उनकी बातों ने, उनके विचारों ने। और मैं शुरू से नेताजी को सुनता रहा, देखता रहा, और मुझे नेताजी और समाजवादी पार्टी अच्छी लगने लगी। और जब एसएसबी इंटर कॉलेज से इंटर पास करने के बाद मैं लखनऊ विश्वविद्यालय गया तो मेरी मुलाकात आदरणीय नेताजी से हुई। मैं व्यक्तिगत मिलकर गया, और वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हमारे और नेताजी के जुड़ाव की जो कहानी है बहुत मजेदार है। अगला सवाल वही था कि अखिलेश जी से आपकी मुलाकात नहीं, पहले नेताजी से हुई। शुरुआत नेताजी पहले नेताजी से हुई, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी से हुई। हमारी जो नेताजी से नजदीकियां बढ़ी, जान पहचान बढ़ी कि नेताजी जाने कि ये पवन पांडे हैं, वो कहानी बहुत मजेदार है। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, आईटी चौराहा, श्रद्धेय नेताजी जाते थे, डॉक्टर गोविला थे दांत के डॉक्टर, डालीगंज में उनकी क्लिनिक थी, तो हफ्ते 10 दिन पे नेताजी डॉक्टर गोविला को अपना दांत दिखाने जाते थे। तो मुझे एक बार, मैं आईटी चौराहे पे चाय पी रहा था, मुझे नेताजी का काफिला पता लगा जा रहा है। उसी के बगल में एक पान की दुकान थी आईटी चौराहे पर ही। तो मैं तुरंत मैंने टेम्पो पकड़ा और मैं पीछे पीछे, उसने बताया कि डॉक्टर गोविला के यहाँ गए, नेताजी दांत दिखाने जाते हैं। मैं पहुंच गया तो नेताजी के सारे कमांडो और सारे लोग खड़े थे। नेताजी के सुरक्षा अधिकारी थे शिव कुमार जी। मैं उनके पास गया, मतलब मैं कार के अगल बगल मंडराने लगा कि नेताजी का मिलना है, पैर छूना है, प्रणाम करना है। तो उन्होंने मुझसे पूछा बताओ कौन, तो मैंने बताया मेरा नाम पवन पांडे, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ, नेता से मिलना चाहता हूँ। और खड़ा हो जाओ यहीं। खड़ा हो गया। मैं B1 में था उस वक्त, 1999। नेताजी निकले तो बहुत लोग खड़े थे, तो नेताजी से हाथ हिलाया, तो मैंने जोर से हाथ जोड़ा, मैंने कहा नेताजी प्रणाम, कस के चिल्लाया, मैं लड़क पड़ा। नेताजी ने देखा ना, इशारा किया, मैं चला गया, पैर छुआ, सिक्योरिटी रोकने के पैर छूने से। नेता क्या नाम है तुम्हारा? मैंने बताया मेरा नाम पवन पांडे है, मैं फैजाबाद का रहने वाला हूँ, B1 का स्टूडेंट हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी का। नेताजी ने मेरे पीठ पे हाथ रखा और बस खत्म, अपने गाड़ी में बैठे चले गए। मेरे दिमाग में ये बात घर कर गई उस दुकान वाले की कि नेताजी हर हफ्ते आते हैं। मैं लौट के गया आईटी चौराहा और मैंने उस दुकानदार से कहा कि नेताजी जब आएंगे अब तो मुझे सूचना दोगे, मोबाइल पर मिस कॉल मारोगे,
और मैं तुम्हें हर मिस कॉल पे 50 रुपया दूंगा। वहीं से शुरुआत होगी पैसा देने की। मतलब जैसे नेताजी का काफिला निकलता, वो मिस कॉल मार देता था, मैं समझ आता था नेताजी दांत दिखाने डॉक्टर गोविला के यहां गए। और मैं हॉस्टल या कैंपस जहां भी रहूं, डॉक्टर गोविला के यहां मुझे पहुंचने में केवल 5 से 7 मिनट लगता था, 5 मिनट मुश्किल से लगता था। मतलब हॉस्टल से आईटी की 5 मिनट की दूरी थी। डॉक्टर गोविला डालीगंज। अच्छा, डॉलीगंज। मेरे दिल में उनके लिए बड़ी श्रद्धा थी और बहुत प्यार था। मतलब मैं नेताजी को देखना सुनना। अच्छा, अभी का जो सीट तो मैं दौड़ के जाता रहा ऐसे कई बार, मतलब ऐसे 10 बार 15 बार ये घटना हो गई। तो नेताजी ने एक बार मुझसे पूछ लिया कि तुम ये बताओ तुम जान कैसे आते हो मैं आया हूं दांत दिखाने। तो मैंने कहा नेताजी ये मेरा प्यार और समर्पण, ये बताऊंगा नहीं आपको। फिर नेताजी ने मुझको मेरे एक कागज निकाला और कहा तुम्हारा नाम और पूरा एड्रेस लिखो। तो मैंने नाम, हॉस्टल नंबर, कमरा नंबर 34, आचार्य नरेंद्र छात्रावास, ये नंबर सब लिख कर दिया। और दूसरे दिन मेरे पास चिट्ठी आई युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष की कि आपको युवजन सभा का प्रदेश सचिव बनाया गया। अच्छा, और नेताजी ने प्रदेश सचिव बनाया अचानक। हाँ। अच्छा, उसी के बाद आपने उपाध्यक्ष पद भी जीता। और सन 2004 में 2003 तक मायावती जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने छात्र संघ चुनाव बंद कर रखा था। और जैसे नेताजी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने पूरे प्रदेश के छात्र संघ चुनाव को बहाल किया। और छात्र संघों के चुनाव को जब बहाल किया तो 3 में बहाल किया। मैं 3 का चुनाव लड़ा छात्र संघ उपाध्यक्ष का, और मैं कुछ वोटों से चुनाव हार गया था। और उसके बाद 2004 में मैं दोबारा लड़ा समाजवादी छात्र सभा के बैनर पर, और अच्छे वोटों से मैं चुनाव जीता। और चुनाव जीतने के बाद हम लोग सीधे, माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे, 5 कालिदास मार गए, राजपाल कश्यप जी अध्यक्ष हुए थे, राम सिंह राणा जी महामंत्री, मैं उपाध्यक्ष, सत्येंद्र वर्मा जूला, हम सारे लोग गए। सारे समाजवादी पार्टी के? हाँ, पूरा समाजवादी पैनल था। एपीबीपी की जमानत जब्त हो गई थी, सूपा साफ था पूरा। हम सारे लोग गए और नेताजी ने हम लोगों को माला पहनाया, आशीर्वाद दिया, और हम लोगों की फोटो वो आज भी है। और नेताजी ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया, और उसी आशीर्वाद की बदौलत राजनीति में आज इस मुकाम तक पहुंचे। तो अखिलेश यादव जी से पहली मुलाकात कब हुई? अखिलेश जी से मैं छात्र संघ का उपाध्यक्ष नहीं था तब, सन 2000 की बात है। हाँ, BA2 में रहूंगा। मैं नेताजी से मिलने गया था 5 विक्रमादित्य मार्ग, और उस समय पहली बार हमारी मुलाकात नेताजी ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से कराई थी। नेताजी जीन्स की पैंट, कटराई की शर्ट, स्पोर्ट्स बढ़िया पहने हुए कहीं से आए थे, और नेताजी ने बाहर खड़े थे, पॉलिटिको में ही मैं भी था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का घर का नाम टीपू था। नेताजी अध्यक्ष जी को उस समय उसी नाम से बुलाते थे, बुलाया, और उन्होंने कहा कि पवन पांडे है, हमारी पार्टी का युवा जुझारू नेता है, साथी है हमारा, हमसे मिलवाया। पहली बार हमारी उस समय अखिलेश जी से मुलाकात हुई थी। उसके बाद सन 2000 में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कन्नौज का लोकसभा का उपचुनाव लड़े, तो हम लोग जनेश्वर मिश्रा के साथ में लगातार कई दिनों तक वहां पर था। वोट मांगना, भाषण देना, जिंदाबाद लगाना, जो एक कार्यकर्ता का काम होता है, वो मैंने किया, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव जीते। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी युवा प्रभारी बने, पार्टी कार्यालय बैठते थे, फिर पार्टी कार्यालय में आना जाना, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना, फिर धीरे धीरे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अच्छी पहचान हो गई। फिर मैं छात्र संघ का उपाध्यक्ष बना। हमारे छात्र संघ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय अखिलेश यादव जी आए। उसके बाद 2007 में जब दोबारा मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, छात्र संघ चुनाव बंद हो गए, हम लोगों ने आंदोलन किया, मुकदमे दर्ज हुए, हम लोग जेल गए। आदरणीय नेताजी, आदरणीय अखिलेश यादव जी हम लोग से मिलने जेल आए, हम लोग पे गैंगस्टर लगा, कई मुकदमे दर्ज हुए, जमानत हुई, हम लोग बाहर आए। और जब जेल से छूट कर आए तो मिलने गए हम नेताजी से, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी से। तो नेताजी ने कहा आप क्या करोगे? हमने कहा इतने ढेर सारे मुकदमे दर्ज हो गए, नौकरी भी नहीं मिलनी है। तो बोले अब, हमने कहा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो नेताजी ने कहां से लड़ोगे? तो हमने कहा कि आप बताइए। तो नेताजी ने कहा फैजाबाद में 2 सीटें हैं, गोसाईगंज और अयोध्या, जाओ देखो, तुम 1 हफ्ते टहल के आओ, तुम जहां बताओगे लड़ाएंगे। हम आए, एक हफ्ता। इसी बीच में एक सवाल है, जब अयोध्या विधानसभा का चुनाव हुआ, आपने लड़ा लल्लू सिंह के खिलाफ। उसके पहले ही घटना सुन लीजिए, तो पहले वाली बता रहा हूं अभी। तो हम आए, 1-2 दिन गोसाईगंज टहले, हमने क्या देखा, इतनी लंबी चौड़ी देहात की विधानसभा, अयोध्या पूरा, चूंकि शहर फैजाबाद, अयोध्या हमारा गांव इसी में, हमारा अपना जाना परखा था। हम गए नेताजी के पास, हमने बताया हम अयोध्या विधानसभा से लड़ेंगे। तो नेताजी ने कहा अयोध्या तो हम लगातार हार ही रहे हैं, चलो। अखिलेश जी से कहा पवन लड़ेगा, ये जीत गया इसका भाग्य, हार गया तो ये जाने। और फिर मैंने आके कठिन परिश्रम किया,
नेताजी का आशीर्वाद, आदरणीय अखिलेश जी का आशीर्वाद और अयोध्या के देवतुल मतदाताओं का आशीर्वाद, हमारी पूज्य माता जी का, पिताजी का आशीर्वाद और सब सहयोगियों का आशीर्वाद रहा और मुझे अयोध्या से जीतने का अवसर मिला। वो विधानसभा का चुनाव आपने जीता, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बने और उन्होंने आपको भरोसा भी जताया और आपको मंत्री भी बनाया मनोरंजन कर का, लेकिन वो कार्यकाल बड़ा छोटा रहा आपका मंत्री पद का, फरवरी 13 से लेकर जून 14 तक का। बीच में थोड़ा व्यवधान है। तो ऐसा क्या हो गया था? एक घटना हो गई थी, कुछ घटनाएं कभी कभी दुर्भाग्य से घट जाती हैं, तो एक घटना घट गई थी, फिर उसमें लोगों ने कुछ बातें, क्योंकि जब आदमी कोई कम उम्र में आगे बढ़ता है तो उसके दुश्मन भी बहुत हो जाते हैं। क्या वो लोग अपनी, मुझे अगर ये कहूं कि आज के समय में लोग अपने दुख से कम परेशान है, लोगों के सुख से ज्यादा परेशान है। तो कुछ लोगों को यही लगा कि इतनी कम उम्र में विधायक बन गया, मंत्री बन गया, तो शायद मैं कुछ लोगों की आंख में खटकने लगा, तो लोगों ने गलत सूचनाएं, गलत बातें गलत तरीके से प्रसारित की और उसका मुझे दुष्परिणाम मिला। लेकिन सत्य बहुत दिन छुप नहीं सकता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जब दोबारा सारी बातें, सारे तथ्य पता लगे, तो 6-7-8 महीने के बाद दोबारा मुझे शपथ दिलाया गया और दोबारा मुझे मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, मंत्री बनाया गया। अच्छा, उस दौरान भी आपके ऊपर एक आरोप लगा जब आप वन राज्य मंत्री थे कि कुछ पैसे को लेन देन लेके किसी, कोई आलोक सिंह था, उसने लगाया आरोप कि आप नौकरी दिला रहे हैं। नहीं नहीं, वो आरोप तो बिल्कुल निराधार था। आलोक सिंह ने क्या लगाया, वो एक कोई मया ब्लॉक का रहने वाला आदमी था, मया ब्लॉक का रहने वाला आदमी था और वो मुझसे कभी मिला भी नहीं। 1-2 बार वो पार्टी कार्यालय जैसे लोग आते हैं तो एप्लीकेशन लेकर आया कि संविदा पे उसमें बहुत सी नौकरियां निकली थी कि ये नौकरी निकली, ये नौकरी निकली। मैंने कहा ठीक है, आप इंटरव्यू दीजिए और हम देखेंगे, बात करेंगे। तो उसने क्या किया, अपने इलाके में बहुत लोगों से पैसा ले लिया। अच्छा, उसने अपने इलाके में बहुत लोगों से पैसा लिया और मैं कह रहा हूं अगर इल्जाम लगाना था तो जब मैं मंत्री तब लगाते भाई, पोस्टिंग तो उसी समय हुई, तब तो लगाया नहीं। जब चुनाव हम हार गए 17 का, भाजपा की सरकार आ गई और कुछ मामले हुए तो रंजिशन किया गया था, कुछ हुआ भी नहीं उसमें। कोर्ट ने पूरा मुकदमा ही खारिज कर दिया, क्योंकि उस आदमी से ना हमारा कभी कोई लेन देन हुआ था, ना मैंने उस आदमी से कभी कोई लेन देन किया था और ना मैं इस तरह के काम में कभी कोई विश्वास करता हूं। तो वो तो एक साजिशन था और उस साजिश का भी पूरा पर्दाफाश हुआ। कहीं नहीं टिके वो लोग मेरे सामने। उनका झूठ जो है हवा में उड़ गया, क्योंकि झूठ भी सबूतों के आधार पर, जब तक सबूत ना हो आप कितनी झूठ बोलेंगे। तो उनके झूठ का कोई मतलब नहीं था, वो सारी बातें बेबुनियाद, केवल एक साजिश के तहत मेरे नाम को खराब करने की थी, लेकिन ना वो मेरा नाम खराब कर पाए, ना उनका झूठ ज्यादा दिन चल पाया। सारी साजिश और सारा झूठ उनका जनता के सामने आ गया। मतलब कुल मिला के आपका पॉलिटिकल करियर बड़ा आरोपों से भरा। कोई मतलब नहीं, जो है नाम वाला वही बदनाम है। मुझे इन सब चीजों से डर भी नहीं लगता। अच्छा, इन सब देखिए, जैसे कोई सब्जी बेचने वाले के खिलाफ साजिश करेगा नहीं, कोई ठेला चलाने वाले के खिलाफ साजिश करेगा नहीं। जो लड़ेगा, बोलेगा, जनहित में आवाज उठाएगा, उसी के खिलाफ साजिश होगी ना। आप बताइए, अब मैं इतने दिन से राजनीति कर रहा हूं, मैंने कभी कोई अपने लिए कोई बात उठाई तो कोई बताए? भाई मैं जितनी बातें उठाता हूं, जनहित में उठाता हूं, जनता के मुद्दों पर उठाता हूं, जनता के हक अधिकार के लिए उठाता हूं। तो जाहिर सी बात है, किसी का भला होगा, किसी का नुकसान होगा और दूसरे दल के लोगों के खटकना भी स्वाभाविक है। भाई अगर हम विपक्ष में हो, सत्ता के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो सत्ता को खलेगा ना, क्योंकि किरकिरी होगी। तो उनको जब किरकिरी होगी तो जाहिर सी बात साजिश करेंगे, क्योंकि किसी बात का जवाब दे नहीं पाते। अच्छा, जब आप विधायक थे, कुछ पेपर्स में आपके खिलाफ कुछ खबरें लिखी थी, हेडलाइंस उसकी थी जी, एसपी विधायक पर गुंडागर्दी का आरोप, पुरातत्व अधिकारी को पिटवाया, ये न्यूज 18 ने लिखा। उसके बाद अमर उजाला ने लिखा, सपा विधायक पवन पांडे ने अफसर को पिटवाया। तो ये क्या मामला था? शायद कुछ रोजा इफ्तार की पार्टी करनी थी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम गुंडा हैं कि शरीफ हैं, इसका जवाब आप फैजाबाद अयोध्या की देवतुल जनता से पूछो, दे देगी। मैं कैसा व्यक्ति हूं, मैं अपने मुंह से बताऊंगा तो ये शायद मुझे ही शोभा नहीं देगा। ये मूल्यांकन करने का हक जो है अयोध्या फैजाबाद की देवतुल जनता को है। एक जवाब आप उनसे लो। दूसरी चीज, जो आपने ये कहा कि ये पिटवाने वाली बात जो छपा था, खनन वाली बात, अधिकारी वाली, ये एक दुर्घटना थी। एक अधिकारी थे, वो जाके, हाँ, मिट्टी का खनन हो रहा था। खनन क्या मतलब, जैसे एक किसान आदमी अपने एक खेत से खोद कर दूसरे खेत में मिट्टी डाल रहा था। ना उस मिट्टी का क्रय हो रहा था, ना विक्रय हो रहा था। जैसे हमारा खेत है, जैसे ये 2 कमरे हैं, मान लीजिए कमरा थोड़ा छोटा, ये कमरा ऊंचा है, इसकी ऊंचाई ज्यादा है, तो हम इस कमरे की मिट्टी और गिट्टी निकाल के उस कमरे में डाल के दोनों बराबर करें, समतल करें, दोनों बराबर करने लगे। ये पूरी घटना थी। अब इसको वो अधिकारी महोदय ने किसी के कहने पर तूल पकड़ा दिया और इसी में विवाद वहां के किसानों से हुआ और बाद में बात आई तो जून जानते हैं आप, मीडिया कैसे लिखती है, कैसे पढ़ती है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप बेहतर जानते हैं इस बारे में। दूसरी चीज,
जो दूसरी घटना आपने बताई, समाजवादी पार्टी कार्यालय पर रोजा इफ्तार हो रहा था। अब उन अधिकारी का मानसिक संतुलन ठीक था कि नहीं ठीक था, या उनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ थी, मैं नहीं जानता। गुलाब बाड़ी के सामने कई लोगों ने, जैसे आए भीड़ बहुत थी तो लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर दी थी। अब वो उसको लेके चिल्लाने लगे, गाली गलौज करने लगे। हम लोग अंदर थे कार्यालय के अपना। अब वहां उनकी किसी से बातचीत हो गई, कहा सुनी हो गई। उनका कोई रिश्तेदार जिस अखबार में खबर छपी उसमें बड़ी पोस्ट पे था, उन्होंने उसको बताया और उसने पूरा, चूंकि उन्हें सत्ता के खिलाफ लिखने में मसाला मिलता, तो उन्होंने इस खबर को छाप दिया। अगर उसमें ऐसी कोई घटना हुई थी तो एफआईआर होनी चाहिए थी, कार्रवाई होनी चाहिए थी, कुछ नहीं। अच्छा, इन सबके बीच में आप, परिवार भी है आपका, तो सामंजस्य कैसे बैठा पाते? इतना भाग दौड़, आरोप सब बैठ जाता है। परिवार बहुत समझदार है, समझदार, परिवार का सपोर्ट पूरा है। अच्छा, कितने आरोप लगे आपके ऊपर? उसके बाद भी अयोध्या के लेके आपने जो महत्वपूर्ण काम किए, जैसे मेडिकल कॉलेज हो गया, इसके अलावा आपने देखिए, आरोप प्रत्यारोप कोई मतलब नहीं है। अगर आरोप लगे तो सिद्ध करें ना। मैं बैठ के यहां किसी नेता का नाम लेके बता दूं कि डाकू है, क्या मतलब उस बात का? आप उसकी डकैती सिद्ध करिए ना। अगर मैं आपके साथ मारपीट कर रहा हूं तो आप सिद्ध करिए ना कि मुझे मारा गया। अगर आपके साथ कोई घटना दुर्घटना हो रही, उसका प्रमाण दीजिए ना। केवल कोरे कागजों से, झूठ बोलने से, फर्जी अफवाह फैलाने से कुछ नहीं होता। तो जब मैं काम करूंगा, जनता के बीच में निकलूंगा, बोलूंगा, लड़ाई लड़ूंगा, तो जाहिर सी बात है किसी का भला होगा, किसी का नुकसान होगा। जो गलत लोग हैं, जो जनता को सता रहे हैं, जब उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो जाहिर सी बात उनको बुरा लगेगा। तो जिनको बुरा लगेगा वो अपनी बात बोलेंगे, साजिश करेंगे। क्या मतलब है? हम कोई डर थोड़े जाएंगे, कोई मैदान छोड़ के भाग थोड़े गए। हमने 2009 जब लोकसभा का चुनाव हुआ, मिस सेन बाबू जी लड़े थे, 2009 से लेकर आज तक मैं पूरे अयोध्या फैजाबाद की सक्रिय राजनीति में हूं। बहुत से ऐसे मौके आए, लोगों ने आरोप लगाया, साजिशें की, ना हम डिगे ना हटे। आज भी मैदान पे पूरा मजबूती से लड़े हैं, और जहां भी जुल्म अत्याचार होता है खड़े होते हैं, मजबूती से अपनी बात तो रखते हैं और आगे रखते रहेंगे, क्योंकि हम जनता की लड़ाई लड़ते हैं। हम कोई अपने लिए कोई चीज नहीं कहने जाते। मेरे इतने राजनीतिक जीवन में, इतने समय में कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी से कहा ये मेरे लिए कर दीजिए। मैंने जो भी मुद्दे उठाए होंगे जनता के लिए उठाए होंगे, जनता के हित के लिए उठाए होंगे, किसानों के हित के लिए उठाए होंगे, व्यापारी हित के लिए उठाया होगा, नौजवानों के हित के लिए उठाया होगा। तो उन मुद्दों को उठाएं, आगे उठाएंगे और लड़ते रहेंगे। इसी में आपने अयोध्या के लिए मेडिकल कॉलेज, बिल्कुल, मुझे कहने में इस बात को बड़ी खुशी होती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। दर्शन नगर में जो 300 सैया अस्पताल था उसको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट किया। गंजा गांव में हमने जमीन दी, मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ, और आज अयोध्या फैजाबाद में जो मेडिकल कॉलेज है, मैं पूरे गर्व से कह सकता हूं कि मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव की देन है। और मेडिकल कॉलेज के साथ साथ हमने बहुत काम किए। ग्रामीण क्षेत्र में जो सड़कें बहुत पतली थी, हमारे गन्ना किसानों की ट्रैक्टर टाली पट जाती थी, हर साल दुर्घटना में लोग मर जाते थे। चाहे वो बिल्हर घाट से लेके पूरा कलंदर की सड़क हो, चौड़ी हमने बनाया। हमने पूरा बाजार से लेके पूरा आईमी आलापुर तक सड़क बनाई चौड़ी। हमने दर्शन नगर से रसूलाबाद की सड़क बनाई। हमने अचारी सगरा से लेकर के और लंगड़ा चौकी तक सड़क बनाई। तो ऐसा नहीं, हमने ढेर सारी सड़कें बनाकर अपने क्षेत्र को तरक्की और विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया। अयोध्या और फैजाबाद में मुख्यमंत्री त्वरित आर्थिक योजना के तहत हमने इंटरलॉकिंग की सड़कें ढेर सारी बनवाई, जो आजादी के बाद कभी नहीं बनी थी। आज अयोध्या में जो सीवर लाइन का काम आप देख रहे हैं, 2014 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, पहली बार अयोध्या में सीवर लाइन का काम शुरू हुआ। जो अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग का काम आप देख रहे हैं, वो भी 2014 में पहली बार अखिलेश यादव के समय शुरू हुआ। तो ऐसा नहीं है, अयोध्या को विकास के रास्ते पर समाजवादी पार्टी की सरकार में हमने ले जाने का काम किया। सीवर लाइन दिया, अंडरग्राउंड बिजली केबल का काम दिया, हमने बहुत से ऐसे काम किए जिससे कि अयोध्या विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। हमने घाटों पर चेंज रूम बनवाया कि महिलाएं आती थी नहाने के लिए सरजू नदी में, तो उनको कपड़ा बदलने में कोई असुविधा ना हो, कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो हमने अयोध्या को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया। तो इस दौरान ऐसा कोई काम जो आपसे अधूरा रह गया, अभी सरकार आने को पूरा करना चाहिए? बहुत से काम है, अगर बता देंगे तो लोग जान जाएंगे, समय आएगा तो उसको करके दिखाएंगे। हम अभी बता देंगे तो भाजपा वाले जान जाएंगे कि वो क्या नहीं कर पा रहे हैं। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे 27 में, तो उसको करके हम दिखाएंगे और अयोध्या को विकास के रास्ते ले जाएंगे। तो उम्मीद है पूरी 27 में आने की। बनेगी। जनता त्राहिमाम कर रही है, पूरी भाजपा में लूट मची है। आज आप बता दीजिए महंगाई कितनी है, यही नारा देते थे ना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। क्या गैस सिलेंडर सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया, डीजल सस्ता हो गया, आटा गेहूं दाल चावल सस्ता हो गया, सीमेंट ईटा गिट्टी मोरंग बालू सस्ता हो गया। इतनी महंगाई है कि आदमी आज कितना परेशान है, हर तरफ महंगाई है। और ये महंगाई सस्ती कर रहे थे। नौकरी, पहले परमानेंट नौकरी मिलती थी, आज परमानेंट नौकरी कहीं है ही नहीं है। बड़ी बड़ी डिग्री,
एमएससी एमटेक किए हुए नौजवान आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा भर्ती होते हैं घूस देकर। पहले कंपनी वाला घूस लेता है तो नौकरी देता है, फिर साल भर बाद रिन्यूअल के लिए घूस देता है। आप सोचिए कि मध्यम वर्गीय परिवार कैसे अपने बच्चों को पढ़ाकर डिग्री दिलाते हैं और उसके बाद आउटसोर्सिंग, पूरा जीवन उनका अनिश्चितता के दौर में। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना किसान और नौजवान परेशान है, उतना कोई परेशान नहीं है। किसानों को, नौजवानों को ठगने में और लूटने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कमी नहीं की। बता दीजिए, पूरे अयोध्या, फैजाबाद नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में किस किसान की आय दुगनी हो गई? किसान आज बेचारा भुखमरी के कगार पर है। सांड किसान का खेत पूरा चर ले रहे हैं। किसान परेशान है, भुखमरी के कगार पर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो किसान और नौजवान दोनों के हाथ में तो कटोरा है। कहां देश तरक्की करेगा? कैसे उत्तर प्रदेश अयोध्या तरक्की करेगा? जब किसान और नौजवान परेशान रहेगा तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सर, राजनीति को छोड़िए भैया, अब आते हैं धर्म कर पे। आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल देखा हम लोगों ने, आप कहीं भी जाते हैं, इलेक्शन में जा रहे थे, बजरंगबली की पूजा कर रहे थे, तो धर्म की देखिए, दो चीजें हमें बता दें। धर्म एक अपनी अलग चीज है, कर्म अलग चीज है। हम भगवान को मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, हम भी टीका लगाते हैं, कलावा है घर में मेरे घुसे पहले आपने मंदिर देखा होगा। लेकिन ये मंदिर, ये टीका, ये तिलक, ये कलावा, ये हमारे लिए व्यापार और राजनीति का हिस्सा नहीं है। ये हमारी आस्था का हिस्सा है। हम सुबह, हमारी माता जी बहुत पूजा करती थी, पिताजी करते, हम भी करते हैं। तो हम नहा धो के भगवान को बत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती सुलगाते हैं, भोग लगाते हैं। तो हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान, मैं जिस कर्म को कर रहा हूं मुझे उस कर्म में सफलता मिले। और हम मीडिया को बुला के टीका, तिलक, घंटी नहीं लगाते, पहली बात, क्योंकि हमारे लिए निजी आस्था का विषय है। हम कभी जनता के बीच में हम चुनाव लड़ते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हमने टीका लगाया हमें वोट दे दो। हम बजरंगबली की हनुमान गढ़ी में शीश झुकाते हैं तो हमें वोट दे दो। हम प्रभु श्री राम की मूर्ति घर में रखे इसलिए हमें वोट दे दो। हम धर्म के व्यापारी नहीं है, क्योंकि धर्म व्यापार का विषय नहीं है। प्रभु श्री राम, बजरंगबली, मां भगवती, जो हमारे देवी देवता हैं, ये व्यापार का विषय नहीं है। ये भाजपा करती है, जय श्री राम बोलेंगे वोट दे दो। ये व्यापारी हैं, हम पुजारी हैं। पुजारी और व्यापारी में यही अंतर है। हम प्रभु श्री राम के नाम पे कारोबार नहीं करते, हम देवी देवताओं के नाम पे कारोबार नहीं करते। हम कोई धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन धर्म की सीमा है। और एक बात जान लीजिए, जो आदमी अपने कर्म का अच्छी तरह से पालन करे वही अपने धर्म का पालन कर रहा है। कर्म का ईमानदारी से पालन करना ही धर्म है। जो आदमी अपने कर्म का ईमानदारी से पालन नहीं करता वो अपने धर्म के साथ अन्याय करता है। अगर मैं राजनीति करता हूं तो मुझे अपने क्षेत्र के लोगों के दुख सुख में खड़ा होना, उनकी सेवा करना, उनकी हर तकलीफ का निवारण करना, क्षेत्र का विकास करना, क्षेत्र को तरक्की के रास्ते पर ले जाना और हमारे पूरे क्षेत्र में आपसी भाईचारा कायम रहे, प्यार मोहब्बत बढ़े, ये मेरा कर्म है। और मैं अगर अपने कर्म का ईमानदारी से पालन करता हूं तो मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। तो राम मंदिर बनने से भी तो बहुत बेरोजगारी दूर हुई है। बता, जिसकी हुई उसको मुबारक। पूरी अयोध्या रो रही है। अभी 1.5 महीना बच्चे स्कूल नहीं जाने पाए। कितने लोगों के मकान चले गए, जिनके 50-50 लाख, 80-80 लाख के मकान गए और 1-1 लाख रुपया जुर्माना मुआवजा दिया गया। उनसे पूछिए, क्या वो रोते बिलखते परिवारों के वीडियो आपने नहीं देखे? जिनके मकान दुकान चले गए उनके नहीं देखा? 14 कोसी 5 कोसी परिक्रमा मार्ग पे जमीन ली जा रही है, मुआवजा बिल्कुल ना के बराबर दिया जा रहा है। अभी भाजपा के जो नेता उनकी जमीन जाए तो देखो कैसे चीख के बिलख के रोते हैं, तो नहीं फर्क पड़ा। लेकिन जब आम व्यापारी, आम जनता की जमीन गई, एयरपोर्ट में आम गरीब आदमी का जमीन गई, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरे की मकान जमीन जाए तो इनको बड़ा अच्छा लगता है, खुश होते हैं। लेकिन अपना चला जाए तो देखिए, पता करिए कि मुख्यमंत्री जी ने कितना मुआवजा लिया था गोरखपुर में जो जमीन दी थी। अच्छा, अपने मंदिर के लिए पता कर लीजिए, जानकारी कर लीजिए। देखिए, हमें किसी मंदिर और मस्जिद से विरोध नहीं है। जो अपना हिंदू भाई है मंदिर में पूजा पाठ करे, मस्जिद में मुसलमान भाई नमाज पढ़े, सिख भाई गुरुद्वारा जाए, ईसाई भाई चर्च जाए। हमें किसी धर्म से कोई विद्वेष नहीं है। हम समाजवादी लोग सारे धर्मों का आदर करते हैं, सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। सब लोग अपने धर्म का पालन करें। लेकिन जो धर्म के नाम पर लड़ाने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पे आपसी वैमनस्यता फैलाने वाले लोग हैं, हम इनके खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। तो आपका विरोध मुआवजा कम मिला इस पे है? बिल्कुल। अरे अयोध्या के लोग लूटे गए, वो रोते हुए परिवार, वो रोती हुई बच्चियां, रोते हुए महिलाएं, हार्ट अटैक से कई लोग मर गए अयोध्या में जिनकी जमीन और मकान चली गई।
संवेदन शून्य है सत्ता के लोग, इन्होंने इसको देखा नहीं। बिल्कुल मैं उनके साथ खड़ा हूं, और जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, दोबारा इसकी समीक्षा करा करके इनको मुआवजा दिलाने का, सही मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। क्या राम मंदिर जाएंगे? कोई बात, हम राम मंदिर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम हनुमान जी गढ़ी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम जो है शंकर जी को दूध चढ़ाएंगे कि नहीं चढ़ाएंगे। धर्म हमारे आस्था का विषय है। जिसको श्रद्धा होगी, जिसको आस्था होगी, जिसको भगवान के चरणों में शीश झुका के आशीर्वाद देना होगा, मैं जाऊं। ये मेरा निजी विषय है, ये सार्वजनिक विषय नहीं है। अच्छा, अब आते हैं राजू दास पे। राजू दास से आपको दिक्कत क्या है? किसी खानसामा के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, अस्तर विहीन आदमी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। वो अस्तर विहीन व्यक्ति के बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। मेरा इतना अस्तर खराब नहीं कि मैं इतने खराब आदमी के बारे में कोई बात करूं। चंपत राय को अहंकारी भी आपने बताया है। उन्होंने ऐसा कोई काम किया होगा तो मैंने कहा होगा। वीडियो में आपने कहा कि चंपत राय अहंकारी। जब मैंने कहा होगा उस समय की कोई बात रही होगी तो मैंने कहा रहा होगा। अच्छा, सोशल मीडिया पे हमने देखा है आपकी लोकप्रियता बहुत है, खासकर युवाओं में, और कहीं भी देखें तो आपके साथ युवा अधिक होते हैं। कोई आपको गार्जियन कहता है, कोई बड़े भाई कहता है, मतलब काफी इज्जत। मैं चाहता हूं कि हमारे अयोध्या के युवा आगे बढ़े। हमारे श्रद्धेय नेताजी कहते थे, जब युवा आगे बढ़ेगा तभी हमारा प्रदेश और देश मजबूत होगा। जब युवा नौकरी पाएगा तो हमारा प्रदेश और देश संपन्न होगा। जब हमारा युवा नौकरी पाएगा, पैसा कमाएगा, आर्थिक रूप से संपन्न होगा, तो उसके घर में तरक्की खुशहाली आएगी। इसलिए मैं हमेशा चाहता हूं कि हमारा युवा आगे बढ़े, पढ़े लिखे, तरक्की करे, नौकरी पाए। इन सब के माता पिता चाहते होंगे कि हमारा बेटा डीएम बन जाए, हमारी बेटी कलेक्टर बन जाए, पायलट बन जाए, डॉक्टर बन जाए, बैरिस्टर बन जाए। हमने कहा बताओ, किसी के माता पिता चाहते हैं कि बेटा हमारा नेता बन जाए, बेटी नेता बन जाए? किसी ने हाथ नहीं उठाया। हमने कहा देखो, सब चाहते अधिकारी बने। तो मैंने उन बच्चों से यही कहा कि अगर आप कप्तान बन गए, आपने खाकी पहन ली, आपका मन ना लगे खाकी उतारो, खादी पहनो, नेता बन गए। लेकिन आज हम अगर सोचे कुर्ता उतार के हम कप्तान बन जाए, हम नहीं बन सकते। हम अगर आज ये सोचे कि हम कुर्ता उतार के डीएम बन जाए, हम नहीं बन सकते। तो मैंने बच्चों से कहा पहले आप पढ़िए लिखिए, उसके बाद तो राजनीति चाहे जब करिए, और जब कुछ ना बन पाइएगा तो आइए समाजवादी पार्टी में रहिए, हमारे साथ समाज सेवा करिए, हमारी पार्टी मजबूत करिए। तो मैं तो ऐसे पत्रकार बंधुओं का स्वागत करूंगा जो सच को आईना दिखाएं। भाई अगर हम सत्ता में हैं तो पत्रकार का काम क्या है? अगर हमारी कोई कमियां हैं, कोई ऐसी चीज छूट जा रही है जो हम नहीं कर पा रहे हैं, पत्रकार आईना दिखाता है। तो उसको, हमारी कमियों को अगर कोई पत्रकार लिख रहा है, बता रहा है, तो उसको आप आलोचना में मत लीजिए, उसको आप अच्छे रूप में लीजिए कि आप हमारी कमी को बता करके हमें अच्छा होने का अवसर दे रहे हैं। भाई कुंभ था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितनी बातें लिखी, तो भाजपा के लोगों को रोज लगता है अध्यक्ष जी कमी निकाल रहे हैं, अखिलेश जी कमी निकाल रहे हैं। तुम इसको इस तरह से क्यों नहीं लेते कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो चीजें आपसे छूट गई हैं, जो चीजें मुख्यमंत्री रहते हुए आप नहीं कर पा रहे हैं, जिस ओर आपका ध्यान नहीं जा रहा है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस ओर इंगित किया। अगर आप उसको बेहतर करते तो जो घटनाएं घटी, जो चीजें हुई, वो ना होती। अब आप बताइए, मुख्यमंत्री जी एक हिस्ट्री सीटर का सदन में बयान कर रहे थे कि उसने 30 करोड़ रुपया कमा लिया। हाँ, नाविक। आप बताइए, एक नंबर का लुटेरा, एक नंबर का गैंगस्टर, हत्यारा। अब मुख्यमंत्री जी उसकी बड़ाई कर रहे हैं, और उसने कैसे, वहां के सब नाविक लोगों ने बताया कि हम सबसे जबरदस्ती वसूली करता था। पता लगा लोगों से नाव तय करता था 10,000 रुपए में, और उनको जो डेली किराया होता है 300-400 देता था, बाकी पैसा खुद रखता था। तो ऐसे ऐसे लुटेरों का जो महिमा मंडन मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो क्या आ जाए। अच्छा, अखिलेश जी ने, जैसे आप कुंभ स्नान गए, उसी के कुछ दिन पहले अखिलेश जी ने बयान दिया था कुंभ का पानी गंदा है, उससे बीमारियां फैल रही। तो लोगों को लगा कि कहीं अखिलेश जी ने कोई अपने घर की मशीन में उसको पानी को नहीं जांच करके बताया था पानी गंदा है। भारत सरकार की रिपोर्ट थी, भारत सरकार की। सुनिए मेरी बात, खंडन किसने किया? भारत सरकार के उसने किया, भारत सरकार ने नहीं किया। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी जी ने डरवा करवाया। जो भारत सरकार की रिपोर्ट आई थी, उस आधार पे आदरणीय अखिलेश जी ने कहा था। उन्होंने कोई अपने घर या पार्टी कार्यालय पर पानी को जांच करके नहीं बताया था। तो ये सरकार, ये देखिए, ये सवाल तो भारत सरकार से होना चाहिए। तो आप नहाने चले गए, डर नहीं लगा आपको बीमारी हो जाएगी? हमने कहा ना, हमने, हमारी आस्था थी भैया। आदरणीय अखिलेश जी भी तो नहाने गए थे, हमने नहाया, हमने स्नान किया। हमारी आस्था है, हम चाहे जो करें। लेकिन जो चीज गलत है, ऐसा थोड़ा कि हमारी जो गलत करेंगे उससे बोलेंगे नहीं। आप जिस तरह से आपकी व्यवस्थाएं, क्या उसमें उंगली नहीं उठाएंगे? विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है कि जनता की जो बात है उस आवाज को उठाना, जो गलत है उस मजबूत आवाज को बोलना। तो अखिलेश जी ने एक मजबूत विपक्ष का जो फर्ज है उसे निभाया। आपको क्या चाहिए था कि जिन चीजों की हम आवाज उठाते थे, आप उसकी जांच कराते, अपने अधिकारियों से कहते उसको ठीक करो जनहित में। तो हम मानते कि आप जनता के हित की बात कर रहे हैं।
आप तो विपक्ष जो आवाज उठाता है उसको लगता है जैसे कोई आपके खिलाफ बोल रहा है, आपसे गलत समझ लेते हैं। आलोचना ले लेते हैं। ये बड़े दिल का परिचय नहीं है, ये बहुत छोटे दिल का परिचय है। अगर आपका दिल बड़ा होता और आप विपक्ष के नेताओं से भी राय मशवरा करते, जो बातें वो बता रहे हैं उस पर आप अनुसरण करते, तो मुझे लगता है ये जो महाकुंभ था ये और बेहतर होता, अच्छा होता, और उत्तर प्रदेश और देश के लोगों को और सुविधाएं मिलती। समाजवाद के जनक डॉक्टर लोहिया ने हमेशा कहा है कि समाज में जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव जी बार बार जाति जनगणना की बात करते हैं। ये विरोधाभास कैसे आ गया? जनगणना अपनी जगह है भाई, हर आदमी अपना अधिकार चाहता है। हम कितने हैं, कितनी संख्या में हैं, इसमें बुरा जानने में बुराई क्या है? भाई देश की गिनती होती है ना, आबादी कितनी है, जनगणना होती है ना, तो अगर जनगणना हो जाए कौन कितनी संख्या में, इसमें बुराई क्या जानने में? ये सही है, तो हो जाए, क्या बुराई? तो और उन्होंने क्या कहा? तो साथ में ये भी तो कहा ना कि हमें सवर्णों का समर्थन नहीं चाहिए। कभी नहीं कहा, वीडियो में कभी नहीं कहा। अरे हमने सुना क्या कहा है, ये नहीं कहा कि हमें सवर्ण का समर्थन नहीं चाहिए। अगर सवर्ण का समर्थन, फिर वही बात, माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष क्या है वो, पवन पांडे अयोध्या से लड़ते हैं, क्या है वो? तो आप तोड़ मोड़ के न पेश करिए। उन्होंने जिस मुद्दे पर जो कहा है वो मैं जानता हूं क्या कहा है। हाँ, उन्होंने ये कतई नहीं कहा और कहीं नहीं कहा है कि हमें सवर्ण का समर्थन नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी में अगड़ा, पिछड़ा, दलित, मुसलमान सारे समाज के लोग हैं, और समाजवादी पार्टी सारे जातियों का सम्मान करती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस विषय के बारे में, जहां पर जो अत्याचार हुआ, जिन लोगों का हक मारा गया नौकरियों में, उन्होंने उस मुद्दे पर उस बात को कहा था, और जिस मुद्दे पर कहा था मैं जानता हूं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमें सवर्ण का समर्थन नहीं चाहिए। अगर आप इस जो आप कह रहे हैं, अगर आप ये वीडियो दिखा दीजिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि हमें सवर्ण का समर्थन नहीं चाहिए कहीं, एडिटेड वीडियो है, अगर आप ये दिखा दीजिए, मैं राजनीति नहीं करूंगा जिंदगी में। अच्छा, एक शिवपाल यादव जी जब अध्यक्ष थे, आपको पार्टी से अनुशासनहीनता के आरोप में 6 साल के लिए हटा दिया गया। उसके बाद भी आपका पार्टी से मोह भंग नहीं हुआ? मतलब समाजवादी प्रेम दिखता समाज है। से मोहब्बत है, कभी नहीं मिटेगा। अरे हमारे चाचा हैं, उस समय दुख हुआ था? वो हमारे चाचा हैं, बड़े हैं। अच्छा, घर के माता पिता अगर मान लो कभी किसी को डांट दें तो क्या होता, कोई घर छोड़ के भाग जाएगा? ठीक है, हमको डांटे थे उसी से पता चलता तो ठीक है, उन्होंने हमको डांटा या जो भी कहा आप कहना चाहें, और उसके बाद फिर हमें आशीर्वाद भी तो दे रहे हैं। आज चाचा भी हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, पूरा परिवार हमें आशीर्वाद देता है। ठीक है। अच्छा, बहुतों से सुना है कि उनको तो पवन पांडे पसंद है, लेकिन पार्टी की विचारधारा उनको ये तो काफी लोग, बहुत लोग कहते हैं। देखिए, जिसको पवन पांडे पसंद है उसे पार्टी भी पसंद है भाई। फिर वही बात, हमारी विचारधारा में क्या गड़बड़ है? हम अगर रोजगार की बात करते हैं तो क्या गलत है? जैसे हमारी सरकार थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, हमने लैपटॉप दिया, तो क्या लैपटॉप हमने खाली यादव मुसलमान को दिया? मैंने इसी फैजाबाद में सैकड़ों बच्चियों को, सवर्ण बिरादरी की, अपने हाथ से लैपटॉप दिया। बैकवर्ड बिरादरी की बच्चियों को दिया, दलित बिरादरी की बच्चियों को दिया, अल्पसंख्यक बिरादरी की बच्चियों को दिया, सारी बिरादरी की बच्चियों को दिया। इसमें क्या गलत था? हमने 30,000 रुपया कन्या विद्याधन दिया बच्चियों को, तो खाली यादव मुसलमान की बच्ची को नहीं दिया, हमने ब्राह्मण की बच्ची को दिया, क्षत्रिय की बच्ची को दिया, वैश्य की बच्ची को दिया। हमने हर बिरादरी की बच्ची को 30,000 रुपया कन्या विद्याधन दिया इंटर पढ़ने के बाद, कि पढ़ के आगे बढ़े, उसके आगे पढ़ने में काम आए। हमने श्रम विभाग से साइकिल बांटी, तो सब बिरादरी को साइकिल बांटा। हम 7 गरीब बेटियों की शादी का अनुदान देते थे, तो ऐसा थोड़ा था कि खाली यादव की बेटी को देते थे। हमने ब्राह्मण की बेटी को दिया, क्षत्रिय की बेटी को दिया, कुर्मी की बेटी को दिया, मौर्य की बेटी को दिया, लोहार कुहार प्रजापति पासी को दिया, हर बिरादरी को दिया। तो हम किसी एक की तरफ की, समाजवादी यही है, समाजवाद यही है, वसुधैव कुटुंबकम। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। जब अंतिम व्यक्ति के घर में खुशहाली आएगी तभी समाजवाद पूरा होगा। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि किसी के हिस्से में 70% और कोई भूखा मर जाए। हम जब सबको लेकर चलना चाहते हैं, समानता और संपन्नता की बात करना चाहते हैं कि गरीब आदमी को भी हक मिले, उसकी भी बेटी को सम्मान मिले, उसका भी बेटा बेटी पढ़े, तो ये कुछ भाजपाइयों को बहुत बुरा लगता है। ये भी तो कहती सबका साथ सबका विकास। नौकरी में सबका साथ सबका विकास कहाँ है? यही बात अखिलेश जी ने कही थी जो आप अभी पूछ रहे थे। यही बात आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था जो आप पूछ रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। किसी संस्थान में नौकरी दी जाएगी और एक ही विचारधारा के लोगों को सारी नौकरी दे दी जाएगी, बाकी को छोड़ दिया जाएगा, तो सबका साथ सबका विकास नहीं है, ये केवल अपना विकास है। और भारतीय जनता पार्टी केवल अपना विकास कर रही है। जो उद्योगपति केवल इनको चंदा दे रहे हैं, जिनके जहाज से चलते हैं, वो मोटाए रहे हैं, बाकी गरीब जनता की पेट और पीठ दोनों चपक जा रहा है। बड़े बड़े लोग छोड़ के प्रदेश चले गए, देश चले गए।
आप बताइए, कई बड़े बड़े समिट किए मुख्यमंत्री जी ने, देश के बड़े बड़े उद्योगपति आए। आप बताओ कौन सा एक बड़ा कारखाना बताओ जो योगी जी ने उत्तर प्रदेश में लगवा दिया हो 8 साल में। 8 साल की कल अपनी उपयोगिता गिना रहे थे, बताओ 8 साल में एक बड़ा कारखाना बताओ जो यूपी में लगा हो, एक बड़ी फैक्ट्री बताओ जो किसी उद्योगपति ने आके यूपी में लगा दी हो, वो आप बता दीजिए। केवल बड़े उद्योगपति आए, सरकार का पैसा जो हमारे टैक्स का पैसा था उससे बढ़िया मालपुआ खाए, रुके और चले गए। यही हुआ। सरकार पूरी तरह से विफल है हर मुद्दे पर। 8 साल में केवल अराजकता हुई है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। इसी फैजाबाद में अभी बताइए, वो आशा प्रजापति, रात में उसकी लखनऊ में हत्या हुई कि नहीं हुई? इनका एसडीएम घूसखोर सीएम यादव जो एक शहीद का बेटा था, बताइए वो मर गया कि नहीं मर गया? इतनी घटनाएं हो रही है, कहां कौन पूछने वाला है? केवल भारतीय जनता पार्टी जो गोदी मीडिया है, जो विज्ञापन जिसको सरकार दे रही है, उनके विज्ञापनों में पूरा मौसम गुलाबी है, पूरा राम राज्य है। लेकिन जनता त्राहिमाम कर रही है, जनता रो रही है, जनता परेशान है। अपराध की बात जब आती है, बल्कि एक बात मैं और कहूंगा, आपके बोल रहा हूं तो बता दूं, योगी जी को एक ट्रेनिंग दिलानी चाहिए अपने अधिकारियों को घूस मांगने की। हाँ, अभी देखिए कितना बड़ा एक घूसखोर अधिकारी पकड़ा गया, एक घूसखोर फैजाबाद में। हर जगह घूस है, थाना तहसील सब घूस का अड्डा है भाजपा सरकार में। इन्हें घूस देने की ट्रेनिंग दिलानी चाहिए, घूस कैसे लिया जाना है। ले रहे हैं, लेकिन लोगों की जान चली जा रही है। हम चाहते हैं जान न जाए, उसका भी इन्हें खुलेआम एक इंस्टीट्यूट बना करके अपने अधिकारियों को दिलाना चाहिए कि घूस कैसे लेना है सिखा दें, तो बेहतर रहेगा। कम से कम लोगों की जान तो नहीं जाएगी। आप अपराध पे बोल रहे थे भी, तो अपराध में दैनिक भास्कर की एक 2016 की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसने अखिलेश यादव सरकार की 4 साल की रिपोर्टिंग की थी। तो बता रहा था कि लखनऊ में, पूरे यूपी में तकरीबन 7526 घटनाएं डेली हो रही हैं। अगर इसको 365 दिन से गुणा कर दिया जाए तो मेरा सवाल मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल ये था कि अपराध की घटनाएं जब अखिलेश सरकार में या योगी सरकार दोनों में हो रही है, तो जनता तो कंफ्यूज हो किस। देखिए मैं बता दूं, जो आज एनसीआरबी के आंकड़े हैं, योगी सरकार अक्षम मुख्यमंत्री हैं, लगातार घटनाएं बढ़ी हैं, घटनाएं रुकी नहीं है। देखिए कुछ घटनाएं होती हैं जो स्वाभाविक हो जाती हैं, लेकिन घटना होने के बाद जो एक्शन रिएक्शन होना चाहिए वो दिखना चाहिए। दोनों सरकारों में अगर कोई घटना है तो उस पर सही कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं, ये जबरदस्ती बुलडोजर चलाते हैं। ये बुलडोजर की धौंस दिखा करके लोगों का उत्पीड़न करना चाहते हैं, लोगों को लूटना चाहते हैं। ये गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। फिर न्यायपालिका किस लिए है? न्यायपालिका किस लिए है? अगर इन्हें बुलडोजर चलाना है तो न्यायपालिका किस लिए? बंद करें। न्यायालय क्या काम करेगा? हमारे माननीय जज क्या काम करेंगे? ये तो आतंक है, गुंडाई करते हैं। और ये कहीं अपराध रोक पाने में अच्छा, मैंने फैजाबाद की घटनाएं गिना दी, इतनी घटना मैंने गिनाई। कहां एसडीएम के घर पे इन्होंने बुलडोजर चला दिया? चलाना चाहिए था। आप अपने किसी कर्मचारी का बाल मुड़वा देंगे, उसको गाली देंगे, मां बहन की अपमानित करेंगे, घूस मांगेंगे, ये क्या है? ये अपराध नहीं है? आप बताइए, लोकतंत्र में अपने किसी कर्मचारी का बाल मुड़वाना, मां बहन की गाली देना, पैसे मांगना। अब तो अधिकारी, वहां के कर्मचारी यहां तक बता रहे हैं कि उनकी पत्नी की पार्टी के लिए लेखपाल और कर्मचारियों से 1-1 लाख रुपए घूस मांगते थे, देना पड़ता था लोगों को डर के मारे। अगर ऐसा व्यवहार है तो क्या है? घूसखोरों की पूरी जमात है। ये तो एक उदाहरण है, पूरे प्रदेश में पता नहीं कितने उदाहरण हैं। आज आप बताओ, तहसील में लूट का अड्डा, अस्पताल लूट का अड्डा, थाने लूट का अड्डा, हर जगह पैसा चल रहा है। अस्पताल में दवाई नहीं मिल रही, डॉक्टर बाहर की दवा लिखते हैं, मरीज परेशान है, कहीं कुछ है ही नहीं है। आप तहसील चले जाइए, जितना पैसा जेब में होगा सब निकल जाएगा। भ्रष्टाचार तो चरम पे इस सरकार में, लूट है, कमीशन खोरी बढ़ी है भयंकर रूप से। छोड़िए इसको, लोकसभा चुनाव छोड़िए नहीं, जनता का परम सच है, इसको जानिए आप। जनता का परम सच है, जनता को इस सच से रूबरू कराइए कि भ्रष्टाचार, कमीशन और लूट बढ़ा है। अब हम लोकसभा चुनाव पे आते हैं। लोकसभा चुनाव जब आप समाजवादी पार्टी ने जीता, उसमें पवन पांडे का कितना? देखिए, हम सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों, सिद्धांतों, विचारों को लेकर हर पल हर क्षण आगे बढ़ते हैं। जनता ने हमारे नीतियों को, हमारे सिद्धांतों को और अखिलेश यादव जी के किए गए कामों को सराहा और हमारे प्रत्याशी आदरणीय अवधेश प्रसाद जी जीते। और देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, जो अयोध्या में जनता ठगी गई, लूटी गई, जो इनके अधिकारियों ने लूटा, मारा, छला, उसी का दुष्परिणाम था कि जनता ने साइकिल की बटन दबाई और इनको आईना दिखा दिया। तो अयोध्या का राजा किसे मानते हैं? लोकतंत्र में कोई राजा नहीं है, लोकतंत्र में जनता राजा है।
जनता जिसको चाहती है चुनती है, जिसको चाहती है कुर्सी से हटाती है। सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में निहित है। इनडायरेक्ट वे में अखिलेश जी ने जनता को ही राजा कहा, बिल्कुल, अगर देखा जाए। बिल्कुल अखिलेश, फिर एक बात, जनता के लिए जितना काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया, जनता के घर तक पहुंचाने का किसी ने नहीं किया। अगर हम कन्या विद्याधन देते थे तो बेटी के हाथ में देते थे, लैपटॉप देते थे तो बेटा बेटी के हाथ में देते थे। अगर कोई किसान दुर्घटना में मरता था तो हम 5 लाख रुपया दुर्घटना बीमा उसके हाथ में दे के आते थे, चेक। कोई कमीशन खोरी या घूसखोरी नहीं थी। हमने श्रम विभाग से नौकरी या साइकिल जो भी बांटा तो डायरेक्ट दिया। हमने किसान की सिंचाई फ्री की तो कोई पैसा नहीं लिया गया, उसके खेत में पानी फ्री देने का काम किया। इतना करने के बाद भी आप दो बार से सत्ता से बाहर हो गए, क्या आप अपनी योजनाओं को पहुंचा नहीं पाए? प्रसार में थोड़ा पीछे रह गए, इसको हम स्वीकार करते हैं। प्रचार प्रसार और झूठ बोलने का तरीका हमारे पास बेहतर नहीं है। नहीं, हम सीखना नहीं चाहते, हम बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहते। सत्य 2 बार 3 बार हार सकता है लेकिन हमेशा नहीं हार सकता। आने वाले समय में अब जनता भारतीय जनता पार्टी के झूठ और फरेब को समझ चुकी है। आप देखना 2024 में देखो, 37-38 सांसद हमारे जीते नहीं जीते, कांग्रेस के जोड़ लो, हम 43-44 जीते। 3-4 जगह इन्होंने बेईमानी की, वरना हम 47-48 सांसद हमारे होते। तो आप देखिएगा जनता ने इनके झूठ और फरेब को समझ चुकी है। हम 24 जीते हैं, 27 में हम जीतेंगे और श्री अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी का असर रहा मिल्कीपुर उपचुनाव में। मिल्कीपुर उपचुनाव क्या था? मिल्कीपुर उपचुनाव में डकैती पड़ी वोटों की। अच्छा। जब जितने पीठासीन अधिकारी हैं, जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, बाहर के लोगों को बुलाकर खुद 2-2, 250 वोट डालेंगे। जब जनता को वोट ही नहीं डालने दिया गया, अधिकारी खुद कमल का बटन दबा रहा है, तो चुनाव कहां था? वो तो डकैती थी। भाजपा डकैती में जीती है, चुनाव में नहीं जीती है। किस बेस पे कह सकते हैं? ऐसा वीडियो आया था क्या? अरे वीडियो आपने सुना नहीं था? वीडियो अंदर से एक जो बुजुर्ग निकले बताए हम 6 वोट मारी हैं। बाद में इन्होंने तो बाद में क्या? फिर क्या? बाद में तो मैनेज करके कहलवाया गया। और सारे पूरे कितने अधिकारी, जनता बाहर चिल्ला रही थी, हमारे एजेंट चिल्ला रहे थे, एजेंटों को मार के भगा दिया। अंदर बाकायदा इनके अधिकारी और जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों ने ट्रेनिंग दी थी फर्जी वोट डालने की, उसी छुपा है, सब जान रहे हैं। ये चुनाव थोड़े जीते हैं भाजपा, ये तो जिले के बड़े अधिकारी डकैती करके भाजपा को जिताए हैं। जनता ने तो समाजवादी पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। जब आपकी शादी हो रही थी उस समय चुनाव शायद चल रहे थे, चुनाव आयोग ने कैमरामैन भी भेजा था, तो ये अनुभव कैसा रहा आपका? निर्वाचन आयोग की निगरानी में हमने शादी किया था। सारे चैनल बड़े बड़े लगे थे, सब टीवी पे दिखा रहे थे, तो हमें तो अच्छा लग रहा था। हमारा फिल्म प्रचार हो रहा था, हमारे पास पैसा नहीं था। जितना सारे चैनल और अखबारों ने छापा, भाई सारे चैनल और अखबार, हम कौन, हम गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी। अब मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी की शादी कहाँ अखबार छपती भैया, बताओ? बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बड़े लोगों की शादी अखबार और टीवी चलती है। कम से कम हम दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला और जितने अखबार थे उस समय के, सबके फ्रंट पेज में हमारी शादी फोटो छपी। हमारा ऐसे प्रचार हो गया। अगर हम 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपया देते तो शायद ना छपता, सारे चैनल पे चला। मतलब उस बार लगा कि सेलिब्रिटी में भी ठीक है, हमें अच्छा है, निर्वाचन आयोग ने हमें हमारी मदद किया। सारा चैनल, सारा अखबार हमारे पीछे लगा रहा, हम आगे आगे, निर्वाचन आयोग कैमरा हमारे पीछे पीछे। निर्वाचन आयोग को भी धन्यवाद, कैमरा और अखबार को भी धन्यवाद कि हमारी मदद कर दी। कम से कम हर घर तक बता दिया कि पवन पांडे समाजवादी पार्टी और साइकिल से लड़ रहे हैं। जहां हम नहीं पहुंच पाए थे वहां कैमरा और अखबार पहुंच गया, हमारा काम हो गया। चुनाव के पॉलिटिक्स से फिल्में देखते हैं? लखनऊ इसके बाद नहीं देख पाए, नहीं समय नहीं मिला। अभी भी पसंद तो होंगी पुरानी फिल्में? बहुत ज्यादा समय नहीं मिल पाता। यही जनता में जो करते हैं यही फिल्म अच्छी लगती है हमें। हाँ। इनके दुख सुख में शामिल होना, इनके साथ आना जाना, इनसे बोलना बतियाना, शादी ब्याह में शामिल होना, अब यही सबसे अच्छी पिक्चर। गाने वाने गाड़ियों में तो चलते। दिल के करीब कोई गाना, सारा कब सिमरन सुनना अच्छा लगता है। प्रोफाइल में आपने देखा शायरों की शायरियां, कवियों की गजलें, ये सब जो सुनना, 1-2 गजल अगर याद हो तो 1-2 लाइन पसंद सुनते अच्छा लगता है मुझे। अच्छा लगता जो अच्छा रहता है वो अच्छा लगता है। अच्छा, साथ ही अब बड़े चाहे नेशनल डिबेट में बैठे हो या स्टेट पे, अब अवधि बड़ा बढ़िया बोल लेते हैं। हमने देखा बड़े बड़े चैनलों पे जहाँ के रहने वाले वही भाषा आपने वहाँ हाँ तो बेबाकी तो है ही, हमारा डर किस बात का? कोई डर थोड़ा है। हम लोग श्री मुलायम सिंह यादव जी के श्रद्धेय नेताजी के सिपाही हैं। नेताजी ने कहा न डरेंगे न झुकेंगे, और नेता वही अच्छा जगह चर्चा पर्चा खर्चा बना रहा है, तो अपनी बात को मजबूती से रखते हैं। चर्चा पर्चा बना रहता है, खर्चा जनता करती है। विपक्ष के 2 ऐसे नेता जिनकी राजनीति करने का स्टाइल आपको अच्छा लगता है, आइडियोलॉजी ना मानना वो अलग बात नहीं, ठीक, हमने सुषमा स्वराज जी को सुना है। हमें सुषमा स्वराज जी का भाषण अच्छा लगता था, और हमने अटल जी को भी सुना है। देखिए, आज की राजनीति को बीजेपी के नेताओं ने बहुत कटु बना दी। जो आपसी भाईचारा, प्यार, व्यवहार था, वो खत्म कर दिया है।
पहले सत्ता पक्ष विपक्ष के नेता आपस में सदन में बोलते थे, अपनी विचारधारा रखते थे, लेकिन कैंटीन में साथ बैठते थे, प्यार था, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। लेकिन भाजपा अब इसको व्यक्तिगत दुश्मनी पे ले आ रही है। अब अपनी आलोचना को वो अपनी व्यक्तिगत लेने लगे हैं। अटल जी के समय, सुषमा स्वराज जी के समय बात दूसरी थी, लगता था कि हाँ कोई बात हो रही। हमने सुषमा स्वराज जी को नेताजी का सम्मान करते अपनी आंख से देखा है। हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी को नेताजी के बारे में बोलते सुना है। तो ऐसा नहीं है, योगी अलग थे। योगी जी भी तो हाल चाल लेने घर पे पहुंच जाते। जैसा हाल चाल लेते भगवान माने। अच्छा, नरेंद्र मोदी को लेकर क्या विचार है? हम कुछ नहीं कहना चाहते उनके बारे में, हमारे दिल दिमाग कोनो विचार नहीं है। हाँ, कुछ नहीं। अच्छा सुनिए मेरी बात, यही लोग पहले बताते थे ना, भाषण देते थे, मोदी जी का पुराना भाषण उठाइएगा, जब देश का रुपया गिरता है तो पूरा देश गिरता है। आज क्या है? आज मोदी जी इस बात का जवाब दें कि देश का रुपया कहां पहुंच गया। अब बोलते नहीं। आज इतनी महंगाई है, महंगाई का मां मोदी जी नहीं बोलते। आज देश की आर्थिक स्थिति क्या है, आज देश की राजनीतिक स्थिति क्या है, आज देश की विदेश नीति में देश कहां है। चीन हमारी जमीन लिए जा रहा कहां, बगल में नेपाल जैसे खाली फैजाबाद मंडल के बराबर है, कभी लखीमपुर की तरफ से कभी दूसरी तरफ से, वो हल्का हल्का आंख दिखा लेता है। अब बताए दो, अब मोदी जी के बारे में क्या बताएं, बताओ। अच्छा आप बताइए, इन्होंने कई चीजें बेच दी, प्राइवेट कर दिया, एक चीज बताओ जो ये बनाई। अच्छा, सोशल मीडिया की प्रोफाइल पे एक आपने शायरी या ऐसे कुछ लिखा था, बात कहने के 100 तरीके, कुछ ना कहना भी एक तरीका है। तो कोई दर्द था क्या आपको छुपाया? नहीं, दर्द नहीं था, अच्छा लगा इसलिए लिख दिए थे। अच्छा, बस ऐसे ही अच्छा लगा इसलिए लिखे ना, लोग समझ जाए। लाइन काफी अच्छी थी। लाइन बड़ी अच्छा लगता, हमें सुनना अच्छा लगता, हमने सुना, हमें अच्छा लगा, हमने लिख दिया। आगे की क्या? ऐसा नहीं, बहुत सी ऐसी लाइनें हैं, अगर आप पीछे जाएंगे तो हमने बहुत से ऐसे लिखा होगा, हमें सुनते हैं जो हमें अच्छा लगता हम लिख देते हैं। आगे की क्या? अच्छा, ये जीवन में भी उतार लेना चाहिए। चुप रहना बहुत बड़ा वो है। आगे की क्या रणनीति? आदरणीय अखिलेश यादव जी को मजबूत करना है, समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है, और 2027 में अपनी सरकार बनानी है। किसानों की, नौजवानों की, हर आदमी जो आदमी हक से अपनी बात कह सके, हर परिवार को तरक्की और खुशहाली लाने के लिए श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। पार्टी के लिए संघर्ष करना है और अपनी पार्टी को मजबूत करना है। अयोध्या, उत्तर प्रदेश और देश को मजबूत करने के लिए अपनी साइकिल को मजबूत करना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।